नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 2 वर्ण विचार। हमने पढ़ा कि भाषा का मुख्य आधार मुख से निकलने वाली ध्वनियां हैं, है ना। ध्वनियों से ही हम बोलते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह बनाए गए हैं जिन्हें लिपि चिन्ह कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो। यह कमल है। कमल को अलग अलग लिखने पर हमें क प्लस म प्लस ल प्राप्त होते हैं। ध्वनियों के रूप में इन्हें और बांटने पर हमें निम्नलिखित ध्वनियां प्राप्त होंगी। क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, क्योंकि क अ की ध्वनि आ रही है, कम अ की आ रही है, कमल अ की ध्वनि साथ आ रही है। तो हम इसे इस तरह से लिख रहे हैं। ये कमल शब्द की मूल ध्वनियां हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हमें और कोई भी अतिरिक्त ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। इन मूल व सबसे छोटी ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। परिभाषा देखेंगे। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णमाला किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों का क्रमबद्ध समूह, उसे क्रम से लगाया जाए, वर्णमाला कहलाता है। हिंदी भाषा के वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन। स्वर देखेंगे। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, लेकिन स्वरों के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती। ये बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। ये निम्न प्रकार से हैं। तो कितने स्वर हैं हमारे पास? 11 स्वर हैं। स्वर अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के प्रकार। स्वर के दो प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर का अर्थ होता है छोटा या कम। अतः वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। कितने हैं हमारे पास ह्रस्व स्वर? 4। अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा अथवा अधिक। अतः वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। ये संख्या में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करने से हवा मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर बाहर निकलती है। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। 35 व्यंजन और 11 स्वर। ये निम्न प्रकार से हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये सब व्यंजन है बच्चों। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये सब व्यंजन है और इनकी संख्या है 35। हिंदी के व्यंजन वर्णों में अ वर्ण स्वर रहता है, जैसे क प्लस अ बराबर क। जब स्वर रहित व्यंजन लिखना हो तो उसके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे
ट, चिट्ठी, ठीक है, चिट्ठी। अगर हमें स्वर रहित व्यंजन लिखना है तो उसके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है यानी कि छूती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या क से म तथा ड़ और ढ़ मिलाकर 27 है। इनका विवरण निम्न प्रकार से है। प्रथम वर्ग कवर्ग है। इसमें क से ण तक के व्यंजन शामिल हैं। इसका उच्चारण स्थान कंठ है, क, ख, ग, घ, ण। तो इसके उच्चारण कहाँ से निकल रहा है? कंठ से निकल रहा है। द्वितीय वर्ग चवर्ग है। इसमें च से ण तक के व्यंजनों को शामिल किया गया है। इसका उच्चारण स्थान तालु है, तालु ये चीज, च, छ, ज, झ, ण। आप बोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगला वर्ग टवर्ग है। ट से ण तक ळ और ढ सहित के व्यंजन इस वर्ग में आते हैं। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग चतुर्थ वर्ग है। इस वर्ग में त से न तक के व्यंजनों को लिया जाता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान दांत है, त, थ, द, ध, न। तो आप देखेंगे कि जो आपकी जीभ है वो आपके ऊपर वाले दांतों को स्पर्श कर रही है। अंतिम वर्ग पवर्ग है। इसमें प से म तक के व्यंजन लिए जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान ओंठ है, प, फ, ब, भ, म। तो आप देखेंगे इनके उच्चारण के लिए आप अपने होठों की सहायता लेते हैं। आगे चलते हैं। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के भीतर किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में ऊष्मा यानी कि गर्मी मुंह से निकलती हुई प्रतीत होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, श, श, स, ह। जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मुंह से गर्मी निकल रही है। अब देखते हैं मात्रा। स्वरों के लिए मात्राएं निश्चित की गई हैं। मात्राएं चिन्ह हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग करने के लिए स्वरों के मात्रा का रूप प्रयोग किया जाता है। हम स्वरों को नहीं लिखते, हम उनके स्थान पर मात्राओं का प्रयोग करते हैं। इसका विवरण निम्न प्रकार से है। उससे पहले हम यहाँ एक विशेष टिप्पणी पढ़ते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए उसमें हल चिन्ह यानी कि हलंत लगाया जाता है। हल चिन्ह को हलंत कहते हैं। ये हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं मात्राओं को। स्वरों का मात्रा के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है। अ के लिए मात्रा चिन्ह कोई मात्रा नहीं होती। तो स्वर रहित व्यंजन अगर हमें लिखना है, र प्लस अ, र। रथ, रहट। आ के लिए ये मात्रा चिन्ह है। प प्लस आ, पा, पानी, पालक। ई, छोटी ई की मात्रा ये है। क प्लस ई, की, किनारा, किसान। बड़ी ई की मात्रा चिन्ह आप देख सकते हैं। च प्लस ई, ची, चील, चीर, चीनी। उ, छोटा ऊ, मात्रा ये है। स प्लस उ, सु, सुख, सुर। बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा। द प्लस ऊ, दू, दूर, संदूक। री की मात्रा ये है। क प्लस री बराबर क्र, कृषि, कृषक। ए की मात्रा चिन्ह आप देख सकते हैं।
ज प्लस ए जे, जेल, जेब। आई की मात्रा ये रही। ख प्लस ए खई, खैर, खैरात। ओ की मात्रा चिन्ह ये है। श प्लस ओ शो, शोर, शोभा। औ की मात्रा चिन्ह के साथ द प्लस औ, दो, दौलत, दौड़। अब आते हैं अनुस्वार पर। अनुस्वार में आता है शब्द अंग। जिन वर्णों को बोलते समय नाक से ध्वनि निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे कंधा, चंदन, घंटी, डंडा, सुंदर आदि। अनुनासिक जिन वर्णों को बोलते समय मुख और नाक दोनों से ध्वनि निकलती है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे दांत, सांप, ऊंट, गांव, आंख आदि। फिर आता है विसर्ग। यहाँ पर आप ये दो बिंदु देख रहे हैं। जिस वर्ण का उच्चारण हल्के ह के समान होता है उसे विसर्ग कहा जाता है। इसका प्रयोग शब्द के बाद दो बिंदुओं के रूप में होता है, जैसे पुनः, अतः, प्रातः आदि। अंग और अह का योग किसी से स्वर और व्यंजन से ना होने के कारण इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अयोगवाह? क्योंकि इनका योग किसी से भी नहीं होता। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजनों की रचना दो या अधिक व्यंजनों को मिलाकर की जाती है वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। लिखने में प्राय निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों का ही प्रयोग किया जाता है। क्ष मतलब क और षटकोण वाले श से बनता है व्यंजन क्ष, जैसे कि कक्षा, पक्ष। त्र किससे बनता है? त और र को मिला के छात्र, पत्र। ज्ञ, ज और ण को मिला के बनता है ज्ञान और संज्ञा। श्र, श और र को मिला के बनता है श्र, श्रमिक, परिश्रम। अब आते हैं स्वनिम ध्वनियों पर। रूप में लगभग एक जैसी मगर प्रयोग में अलग होने वाली को स्वनिम ध्वनियां कहा जाता है। ये 3 प्रकार की हैं। ड़ और ढ। इन ध्वनियों का विकास क्रमशः ड और ढ से हुआ है। इनके उच्चारण व प्रयोग में बहुत अंतर है। आओ देखें। यहाँ पर ड का उच्चारण है और यहाँ ड़ का, यहाँ ढ का है और यहाँ ढ का। डोरी, साड़ी, डफली, डाकिया, डमरू। लकड़ी, खिड़की, मकड़ी। आपको मेरे बोलने से पता चल रहा होगा कि इनके उच्चारण में कितना अंतर है। ढेर, ढक्कन, ढोलक, ढोल। पढ़ाई, बुढ़िया, कढ़ाई, चढ़ाई। अब आते हैं ज और ज पर। ज के नीचे बिंदु लगाने से इसका उच्चारण ज की तरह होता है। यह परिवर्तन शब्दों का अर्थ भी बदल देता है, जैसे जरा मतलब बुढ़ापा और जरा मतलब थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमें ध्यान से बिंदु का प्रयोग करना है। फ और फ। ज की तरह फ के नीचे भी बिंदु लगाने से इसका उच्चारण और अर्थ दोनों बदल जाते हैं। बिंदु लगाकर इसका उच्चारण फ की तरह होता है। उदाहरण, फन मतलब सांप का फन और फन मतलब हुनर। चलिए बच्चों, यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है और अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। क्या पढ़ा, क्या सीखा? तो बच्चों, यहाँ जो भी ये प्रश्न हैं, अब आप पाठ का पाठन स्वयं करेंगे और पाठ के आधार पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं देंगे। वर्ण का अर्थ बताओ। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों को किन 2 भागों में बांटा जाता है? स्वरों के प्रकारों के नाम बताओ। स्वरों के प्रकारों के नाम क्या हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। व्यंजन का क्या अर्थ है? इसे कितने प्रकारों में बांटा जाता है? मात्रा क्या होती है? उदाहरण सहित समझाओ।
संयुक्त व्यंजन की परिभाषा दो। अयोग वहा किसे कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूर्ण करो। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वरों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से ऊष्मा निकलती है। स्वनिम व्यंजन लिखने में एक समान व प्रयोग में अलग होते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखो। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 स्वर होते हैं। असत्य कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। सत्य। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। सत्य। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 है। यह भी सत्य है। अ की अपनी एक मात्रा होती है, नहीं अ की कोई मात्रा नहीं होती। श्र एक संयुक्त व्यंजन है। सत्य। हलंत लगाने से व्यंजन में स्वर सम्मिलित हो जाता है। सत्य। री द्वितीय व्यंजन है। असत्य। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियों को अलग करो। तो हमें यहाँ पर इन शब्दों में जो भी ध्वनियाँ प्रयोग में लाई गई हैं उन्हें अलग अलग करना है। तो ये 3 आप स्वयं करेंगे, 2 आपके लिए यहाँ करी हुई हैं। निम्नलिखित शब्दों को अनुस्वार अथवा अनुनासिक की ध्वनियाँ लगाकर पूर्ण करो। आत, आंत। पक, पंख। वश, वंश। आँख, आँख। साप, सांप। शक, शंख। रक, रंक। और ये जो है यहाँ पर शब्द, इनमें आप स्वयं से अनुस्वार अथवा अनुनासिक की ध्वनि लगाएंगे। चलिए निम्नलिखित शब्दों के अशुद्ध रूप पर गलत का निशान लगाइए। तो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, एक किया हुआ है, दूसरा आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप इस पाठ का अच्छे से खुद पाठन करेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं पाठ के आधार पर देंगे। निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान लिखो। ग कंठ है इसका उच्चारण स्थान, ये कंठ से निकलता है। ण मूर्धा, ण कंठ। च तालु, झ तालु। फ ओठ। ठ मूर्धा, ड मूर्धा, म ओठ। क कंठ, ज्ञ तालु। थ दांत, द दांत। घ कंठ और भ ओठ। तो बच्चों अब आप ये सारे अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में और उत्तर पुस्तिका में भी कर सकते हैं और पाठ को पुनः पढ़कर आप सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।